दोस्तों 12 अगस्त 1997 की सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी वेस्ट के जीत नगर इलाके के अंदर एक छोटा सा शिव मंदिर था और उस शिव मंदिर से एक आदमी पूजा करके बाहर निकल रहा था। इस इंसान का नाम था गुलशन कुमार, टी सीरीज का मालिक, म्यूजिक और कैसेट्स की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसने कई फेमस सिंगर्स को लॉन्च किया था जैसे कि कुमार सानू, सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल। गुलशन कुमार को कुछ दिनों से दुबई से फोन आ रहे थे, धमकी के फोन आ रहे थे और मांग थी 10 करोड़ रुपए की। गुलशन कुमार ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। मंदिर से निकलकर जैसे ही गुलशन कुमार अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे, 2 शूटर सामने आए और उन्होंने अपनी पिस्तौल्स निकाली। पिस्तौल निकालकर उन्होंने गुलशन कुमार के ऊपर फायर करना शुरू किया। गुलशन कुमार ने बचने के लिए अपनी कार को छोड़ के बगल की बस्ती में वो घुस गए। गोलियों की आवाज सुनकर सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। गुलशन कुमार ने कई दरवाजे खटखटाए, वो मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। गुलशन कुमार को करीब 16 गोलियां लगी, ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। यह हत्या करवाई थी अबू सलेम ने, जो उस समय डी कंपनी में बॉलीवुड का काम संभालता था। इस एक मर्डर ने पूरे बॉलीवुड को एक बात समझा दी थी कि अंडरवर्ल्ड सिर्फ अब फोन करके नहीं रुकेगा, जरूरत पड़ी तो वो गोलियां भी चला सकता है। दोस्तों यही वो डर था जिसकी नींव पर आगे चलकर छोटा शकील ने अपना बॉलीवुड का एम्पायर खड़ा किया। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि छोटा राजन डी कंपनी से अलग हो चुका था। छोटा शकील ने अपना नया नेटवर्क मुंबई के अंदर तैयार किया था शूटर्स का। उसने रामदास नायक का मर्डर करवाया था और फिरोज कोंकणी को जे हॉस्पिटल से छुड़वाया था। अब मुंबई में डी कंपनी का असली चेहरा छोटा शकील बन चुका था, लेकिन शकील के इरादे सिर्फ मुंबई की गलियों तक सीमित नहीं थे। उसकी नजर मुंबई की और 2 दुनियाओं के ऊपर पड़ी थी। एक था बॉलीवुड और एक था क्रिकेट। बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के खेल के लिए परफेक्टली रेडी था। आज के जमाने में तो बैंक फाइनेंस है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स है, बड़े बड़े स्टूडियोज है, लेकिन 90s के अंदर प्रोड्यूसर को तो प्राइवेट फाइनेंस से पैसा उठाना पड़ता था। ज्यादातर पेमेंट कैश में होता था। एक्टर्स की डेट पर लाखों करोड़ों के दाव लगते थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स एडवांस में पैसा देते थे और ओवरसीज राइट्स अलग से बिकते थे। दोस्तों अगर इतना पैसा बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के ब्लैक में अगर घूम रहा है तो यह जगह अंडरवर्ल्ड के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं थी। छोटा शकील ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में देर नहीं की। कहा जाता है कि 7 मार्च 1998 को अंधेरी वेस्ट के 7 बंगला इलाके के अंदर मुकेश दुग्गल, जो कि एक प्रोड्यूसर थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनकी हत्या की गई और उस हत्या के पीछे छोटा शकील का हाथ था। हत्या की वजह यह बताई गई थी कि मुकेश दुग्गल का कनेक्शन, उसका जुड़ाव जो है वो छोटा राजन के साथ था और छोटा राजन से जुड़ा कोई भी आदमी अब शकील के निशाने के ऊपर था। अब बारी थी दूसरी दुनिया की और उस दूसरी दुनिया का नाम था क्रिकेट। क्रिकेट की अहमियत डी कंपनी के लिए कितनी ज्यादा है यह समझने के लिए पहले तो क्रिकेट का वजूद इंडिया में क्या है, हिंदुस्तान में क्या है, यह समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, एक इमोशन है और जहां कोई गेम इमोशन बन जाता है वहां पर बैटिंग का मार्केट भी उतना ही बड़ा बनता है। कौन टीम पहले बैटिंग करेगी, कौन सा प्लेयर कितने रन बनाएगा, कौन टॉस जीतेगा, कौन मैच जीतेगा, हर एक चीज के ऊपर पैसा लगाया जा सकता था। डी कंपनी में क्रिकेट के बैटिंग के अंदर सबसे बड़ा नाम था शरद शेट्टी, जो कि दुबई में बैठकर क्रिकेट बैटिंग, हवाला और गैम्बलिंग का नेटवर्क चलाता था। लेकिन सन 2000 में जो स्कैंडल बाहर आया उसकी शुरुआत ना किसी क्रिकेट के स्टेडियम से हुई, ना किसी बुकी के अड्डे से हुई। उसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली के करोल बाग से। 1999 के अंदर रमाकांत गुप्ता नाम के एक बिजनेसमैन ने, जो कि दिल्ली के करोल बाग से थे, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी दिल्ली पुलिस के साथ कि उन्हें एक्सटॉर्शन कॉल आ रहे हैं, उन्हें धमकियां मिल रही है पैसा देने के लिए, उनसे पैसा मांगा जा रहा है। ये धमकियां दुबई से दी जा रही है और ये धमकी देने वाला जो आदमी है उसका नाम है शाहीन हैथली। शाहीन हैथली को डी कंपनी का मेंबर माना जाता था।
ये जब कंप्लेंट उन्हें मिली दिल्ली पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस की जो एक्सटॉर्शन सेल थी, ये सेल ने इस केस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जांच करते हुए दिल्ली पुलिस को एक बात समझ में आई कि शाहीन हैथली के साथ हिंदुस्तान से कोई लगातार संपर्क में है, कोई लगातार बात कर रहा है। और ये जो फोन था जिससे बात हो रही थी, ये फोन एक इंसान के नाम पर दर्ज था। उस इंसान का नाम था कृष्ण कुमार। दोस्तों, यहां पे एक दिलचस्प मोड़ आता है केस के अंदर। ये जो कृष्ण कुमार है, ये और कोई नहीं है, ये तो गुलशन कुमार का छोटा भाई था। वही गुलशन कुमार टी सीरीज का मालिक जिसकी 3 साल पहले हत्या की गई थी। पुलिस ने कृष्ण कुमार का फोन सर्वेलेंस पे डाला, लेकिन जब पुलिस ने उनकी बातें सुनी, वो कॉल्स जब सुने, तब पुलिस को झटका लगा। वो जो फोन था, वो फोन कृष्ण कुमार नहीं यूज कर रहा था। उसके नाम पे भले था, लेकिन वो फोन कृष्ण कुमार नहीं यूज कर रहा था, कोई और यूज कर रहा था, जिसका नाम था संजीव चावला। चावला की जो बात हो रही थी हैथली के साथ, उसके अंदर बेटिंग की बातें नहीं हो रही थी। उसमें बातें हो रही थी कैच पकड़ने की, उसमें बातें हो रही थी कैच छोड़ने की, जानबूझकर कैच छोड़ने की। ये सब बातें, फिक्सिंग वाली बातें, स्पॉट फिक्सिंग वाली बातें संजीव चावला के फोन के अंदर पुलिस ने सुनी। फरवरी 2000 के अंदर जब साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया टूर के ऊपर आई थी, तब चावला की लोकेशन भी उस टीम के हिसाब से बदल रही थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक बार वो कोची में था और उसी वक्त साउथ अफ्रीकन टीम भी कोची के अंदर थी। उसके जो फोन सुन रहे थे दिल्ली पुलिस, उस फोन के अंदर वो साउथ अफ्रीकन कैप्टन से मिलने की बातें कर रहा था। जब संजीव चावला मुंबई में था, तब फोन पर उसने किसी से कहा कि वो ताज होटल के रूम नंबर 346 के अंदर है। जब दिल्ली पुलिस ने इंक्वायरी की, तब पता चला कि ये रूम जो है, ये साउथ अफ्रीकन कैप्टन हैंसी क्रोनिये के नाम पर रजिस्टर्ड है। 8 मार्च से 19 मार्च 2020 के बीच में पुलिस के हाथों ऐसे ऐसे सबूत लगने लगे जिसकी उम्मीद खुद इन्वेस्टिगेटर्स ने भी नहीं की थी। राजेश कालरा नाम का एक आदमी चावला के साथ दिल्ली के ताज पैलेस होटल के अंदर खुद हैंसी क्रोनिये से मिला और उसने एक मोबाइल कनेक्शन भी उसे अरेंज करके दे दिया। अब यह साफ हो चुका था कि मामला सिर्फ बेटिंग का नहीं है, बल्कि मैचेस को अंदर से फिक्स करने का है। अप्रैल 2000 के अंदर दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिल्ली पुलिस ने हैंसी क्रोनिये के ऊपर, जो कि साउथ अफ्रीका के उस वक्त के कैप्टन थे, उनके ऊपर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए। Or you spend some time setting the field and give indications to the players, and or take out your locket or chain from your shirt, or take out both the shirts and the vest that you are wearing. So these kind of indications were to be given by the players. क्रिकेट की पूरी दुनिया हिल चुकी थी। एक नेशनल कैप्टन, बुकीज, उनके कॉल रिकॉर्ड्स, यह सब कुछ एक साथ दुनिया के सामने आया था। शुरुआत में हैंसी क्रोनिये ने तो सब कुछ डिनाई कर दिया, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका के अंदर जाने के बाद वहां के किंग्स कमीशन के सामने हैंसी क्रोनिये ने यह कबूल किया कि उसने बुकीज से पैसे लिए थे। चार्जशीट के मुताबिक संजीव चावला ने हैंसी क्रोनिये को करीब $15,000 दिए थे 2 किस्तों के अंदर। जब यह स्कैंडल बाहर आया, तब हैंसी क्रोनिये को लाइफ बैन मिला, उससे अपनी कप्तानी भी छीन गई। और सन 2002 के अंदर जब वो फ्लाई कर रहा था, तब उसके प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, प्लेन क्रैश हुआ और उस क्रैश के अंदर हैंसी क्रोनिये की मौत हो गई। जब हैंसी क्रोनिये की मौत हो गई, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो एलिगेशन लगे थे, उसके ऊपर जो केस चल रहा था, वो वहीं पे रुक गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां पर रुकी नहीं थी। सन 2013 में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार को किसी जर्नलिस्ट ने याद दिलाया कि ये जो केस चल रहा था, ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ये कभी भी कोर्ट तक पहुंची ही नहीं है। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन चालू किया, चार्जशीट दाखिल की गई कोर्ट के अंदर। लेकिन दोस्तों, तब तक संजीव चावला लंदन जा चुका था। पूरे 20 साल बाद, यह स्कैंडल होने के पूरे 20 साल बाद, सन 2020 के अंदर संजीव चावला को फॉर्मली यूके से एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया लाया गया। 2024 में फॉर्मली उसके ऊपर के आरोप तय हुए। चावला के ऊपर का केस आज भी चल रहा है और उसका एक साथी मनमोहन खट्टर आज भी फरार है।
अब वापस चलते बॉलीवुड के उस दौर में। 14 जनवरी 2000 को राकेश रोशन की फिल्म रिलीज हुई थी कहो ना प्यार है। पिक्चर के रिलीज होते ही रातों रात ऋतिक रोशन स्टार बन चुका था। ऐसे सुपरस्टार की डेट्स किसी भी प्रोड्यूसर के लिए एक सोने की खान थी। लेकिन इस कामयाबी के सिर्फ 7 दिन बाद 21 जनवरी 2000 को सांता क्रूज के अंदर जो राकेश रोशन का ऑफिस था, उस ऑफिस के बाहर राकेश रोशन के ऊपर हमला हुआ। 2 शूटर्स आए, गोलियां चली राकेश रोशन के ऊपर। एक गोली राकेश रोशन के हाथ को छूकर निकल गई। जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक एंगल सामने आया और वो एंगल ये था कि अंडरवर्ल्ड, खासकर डी कंपनी ऋतिक रोशन की डेट्स और उसका करियर दोनों कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन इस दबाव के सामने झुकने से राकेश रोशन ने साफ मना कर दिया। बरसों बाद सन 2020 के अंदर ये जो 2 शूटर्स आए थे, उनमें से एक सुनील गायकवाड़ पैरोल तोड़कर भाग रहा था और उसके बाद पुलिस ने वापस उसको गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह था कि बॉलीवुड के अंदर ये खेल कौन खेल रहा है। अब तक बॉलीवुड के ऊपर अगर किसी का दबाव था, किसी का कंट्रोल था, तो अब तक ये कंट्रोल था अबू सलेम और दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम का। लेकिन 1999 के आसपास अबू सलेम और अनीस इब्राहिम के बीच में कुछ अनबन हुई। ये जो अनबन थी ये मेनली पैसों के मामले में, हिसाब के मामले में कुछ अनबन हुई थी। दोनों के बीच का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसी वजह से अबू सलेम को दुबई छोड़ना पड़ गया। छोटा शकील के लिए यह वो मौका था जिसका उसको बरसों से इंतजार था। अबू सलेम छोटा शकील को शुरुआत से ही खटकता था, लेकिन अबू सलेम के सर पर अनीस इब्राहिम का हाथ था और इसीलिए शकील कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे ही अबू सलेम के सर से अनीस इब्राहिम का हाथ हटा, अब छोटा शकील का मुकाबला करने वाला पूरे बॉलीवुड के अंदर कोई बचा नहीं था। शकील ने सबसे पहले एक फ्रंटमैन ढूंढा, ऐसा एक नाम, ऐसा एक शख्स जो कि सामने रहे और छोटा शकील पर्दे के पीछे से काम करे, उसका नाम आगे ना आए। यह आदमी था नसीम रिजवी, जिसे इंडस्ट्री के अंदर राजा साहब कहा जाता था। रिजवी ने डायरेक्टर जोड़ी अब्बास मस्तान को साथ में लिया और एक फिल्म का प्लान बनाया। शकील की एक ही शर्त थी और वो शर्त नॉन निगोशिएबल थी। वो शर्त ये थी कि फिल्म के अंदर कोई एक बहुत बड़ा स्टार होना चाहिए, एक तो शाहरुख खान या फिर सलमान खान। रिजवी ने शाहरुख को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हुआ यह था कि शाहरुख को इसके पहले भी अबू सलेम से धमकियां मिली हुई थी और इसीलिए वो किसी भी अनजान आदमी से दूरी बनाकर रखते थे। एक बार तो यह हुआ कि जैसे ही शाहरुख खान ने रिजवी को सेट के ऊपर देखा तो तुरंत डायरेक्टर के पास जाने के बजाय शाहरुख खान रानी मुखर्जी के वैनिटी वैन में जाके बैठ गए। 1 घंटा वहीं पे बैठे रहे और बिना किसी को कुछ बताए वो चुपचाप वहां से सेट से निकल गए, चले गए वहां से। रिजवी बार बार शकील को फोन करके ये कंप्लेन करता कि ये कोई मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। आखिरकार छोटा शकील ने अपना काम करने का तरीका बदला। उसने अपने आदमी को अंजुम फजलानी को सलमान खान के सेट पर भेजा, हाथ में सिर्फ एक मोबाइल लेकर। फजलानी ने वो फोन सीधा सलमान के हाथ में थमा दिया। दूसरी तरफ उस फोन के अंदर दूसरी तरफ था छोटा शकील। सलमान खान के पास ना कहने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। और दोस्तों, इस तरह बनी फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसके अंदर सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा जैसे बड़े नाम थे। छोटा शकील का बॉलीवुड के अंदर फिल्म बनाने का यह पहला प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के अंदर छोटा शकील ने करीब करीब 15 करोड़ रुपए लगाए थे। उतना ही नहीं तो उसने मोरानी ब्रदर जैसे लोगों को भी दबाव में डालकर इस फिल्म के अंदर पैसा लगाने के लिए मजबूर किया था। नसीम रिजवी ने छोटा शकील को भरोसा दिलाया था कि यह फिल्म कम से कम 6 करोड़ का मुनाफा तो दे ही देगी। यहां तक सोचा गया था दोनों की तरफ से कि इनके नाम आगे नहीं आने चाहिए, इसीलिए दोनों की बीवियों के नाम एज अ प्रोड्यूसर दिखाए देंगे ताकि दोनों के नाम सेफ रहे और फिल्म भी चले और उसके अंदर से बहुत सारा मुनाफा, करीब 6-7 करोड़ का मुनाफा इन लोगों को मिल जाए। अक्टूबर 2000 के अंदर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने छोटा शकील के फोन्स को सर्वेलेंस पे डाल दिया था। 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक की जो रिकॉर्डिंग हुई थी, यह रिकॉर्डिंग आगे चलकर इस केस की सबसे बड़ी एविडेंस बनी।
पुलिस को पता चला कि अंडरवर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों के लिए कोड वर्ड्स यूज करता है ताकि अगर कोई उनके कॉल सुन भी ले तो वो समझ ना पाए। फॉर एग्जाम्पल अब्बास मस्तान के लिए कोड वर्ड था जोड़ी। जो डायमंड मर्चेंट थे भरत शाह, जो फाइनेंसर भी थे, उनके लिए कोड वर्ड था BS। सलमान खान के लिए कोड वर्ड था पहलवान। ऋतिक रोशन के लिए कोड वर्ड था चिकना और राकेश रोशन के लिए कोड वर्ड था टकला। ऐसे ऐसे कोड वर्ड्स अंडरवर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल होते थे। इन्हीं फोन कॉल्स के अंदर, जो कि मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड की थी, इन्हीं फोन कॉल्स के अंदर यह बात भी सामने आई कि रिजवी और शकील की यह बात हो रही थी कि क्योंकि ऋतिक रोशन जो थे वो रिजवी से जानबूझकर दूरी बनाए रखते थे। राकेश रोशन ने उन्हें सलाह दी थी कि इन लोगों से तुम दूर रहो, और इसीलिए ये जो फोन कॉल से उसके अंदर ये बोला जा रहा था छोटा शकील की तरफ से रिजवी को कि आप जाओ उस सेट के ऊपर और ऋतिक रोशन को ये सलाह दो कि अगर ये सब अगर तुम करोगे, अगर हमसे तुम दूर रहोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा करियर तुम बर्बाद कर दोगे। इस पूरे नेटवर्क का भांडा तब फूटा जब उस वक्त के मुंबई पुलिस के कमिश्नर महेश नारायण सिंह ने बॉलीवुड के अंदर ऐसी शक्ति दिखाई जो इसके पहले कभी दिखाई नहीं गई थी। हर एक से पूछताछ होने लगी, एक्टर से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, यहां तक कि स्पॉट बॉय से भी पूछताछ होने लगी थी मुंबई पुलिस की तरफ से। दिसंबर 2000 के अंदर नसीम रिजवी गिरफ्तार हुआ। जांच में यह सामने आया कि सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा ने और अब्बास मस्तान ने दबाव में आकर काम किया था और इसीलिए उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन 8 जनवरी 2001 को भरत शाह की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी से मुंबई के डायमंड मर्चेंट्स इतने हैरान थे कि एग्जैक्टली 2 दिन बाद यानी कि 10 जनवरी को उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया भरत शाह के गिरफ्तारी के विरोध में। एक दिलचस्प इत्तेफाक यहां यह भी है कि 1997 में भरत शाह ने खुद अंडरवर्ल्ड से मिल रही धमकियों की वजह से मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा था। तो भरत शाह जिसने 1997 में धमकियों की कंप्लेंट की थी और प्रोटेक्शन मांगा था, और उसी भरत शाह को 2001 के अंदर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने फिल्म के प्रिंट्स और नेगेटिव्स को जब्त करके कोर्ट के रिसीवर को सौंप दिए थे। अदालत में जब केस पहुंचा तो एक के बाद एक बड़े नामों ने होस्टाइल विटनेस घोषित होना शुरू कर दिया। संजय दत्त, शाहरुख खान, सलमान खान, यहां तक कि राकेश रोशन ने भी खुद को होस्टाइल विटनेस घोषित कर दिया। होस्टाइल विटनेस यानी कि उन्होंने जो पहले बयान दिए थे उस बयानों से उन्होंने कोर्ट के अंदर मुकरना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, एक अभिनेत्री ऐसी थी जो अपने बयान पर कायम रही। उस अभिनेत्री का नाम था प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा का स्टेटमेंट इन कैमरा लिया गया, यानी कि बाहर के किसी की भी कोर्ट के अंदर मौजूदगी नहीं थी, पब्लिक, मीडिया कोई भी नहीं था, और इस तरह से इन कैमरा प्रीति जिंटा का बयान दिया गया। और उस बयान के अंदर प्रीति जिंटा ने बताया कि यस, उसको फोन आया था और पैसे मांगे गए थे, धमकी दी गई थी। इस केस का जब फैसला आया तो उस फैसले के अंदर भी एक ट्विस्ट था। जो जज थे, जस्टिस भांगले, उन्होंने भरत शाह के ऊपर जो स्ट्रिंजेंट लॉ था मोका, उस मोका के अंदर कोई भी आरोप को कंफर्म नहीं किया। भरत शाह के ऊपर सिर्फ आईपीसी की धारा 118 के तहत आरोप लगाया गया था। 118 आईपीसी 118 मतलब पुलिस से जानकारी छुपाने के आरोप में भरत शाह को दोषी पाया गया था। भरत शाह को 1 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन तब तक, जब तक ये जजमेंट आया, तब तक वो ऑलरेडी 14 महीने जेल में बिता चुके थे, तो तुरंत उन्हें रिहा कर दिया। दूसरी तरफ नसीम रिजवी और उनके सहयोगी अब्दुल रहीम को 6 साल की सजा सुनाई गई और 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया। ये दोनों, नसीम रिजवी और अब्दुल रहीम, तब तक 32 मंथ्स मतलब 32 महीने जेल के अंदर बिता चुके थे। इस खेल का मास्टरमाइंड छोटा शकील अभी भी कराची के सेफ हाउस के अंदर आराम से बैठा हुआ था। चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का हश्र भी बहुत ही अजीब हुआ। जिस फिल्म से 6 करोड़ रुपए मुनाफे की उम्मीद थी, वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए कमा पाई। उसका रीजन ये था कि जब ये इन्वेस्टिगेशन हुआ मुंबई पुलिस की तरफ से, तब तक हर एक को ये पता चल चुका था कि ये फिल्म असल में किसकी है। सरकार ने इस फिल्म के राइट्स अपने कब्जे में ले लिए थे।
एक आखिरी कोशिश छोटा शकील की तरफ से की गई फिल्म को बचाने की। उसने अलग अलग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को फोन करके ये बात फैलाने की कोशिश की कि ये जो फिल्म है ये छोटा शकील की फिल्म नहीं है, ये तो भरत शाह की फिल्म है। लेकिन तब तक मुंबई पुलिस की तरफ से जो कॉल रिकॉर्ड्स किए गए थे, उस कॉल रिकॉर्ड से सब कुछ क्लियर हो चुका था, बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, इस पूरे वाकया के अंदर एक बात गौर करने जैसी है। छोटा शकील का अगर इसके अंदर सबसे बड़ा हथियार अगर कोई था तो वो था छोटा शकील का फोन। इसी फोन के जरिए छोटा शकील ने अलग अलग एक्टर्स को धमकाया, अपना मिडलमैन खड़ा किया, क्रिकेट की मैच फिक्सिंग की, कैप्टन्स तक पैसा पहुंचाया। लेकिन आगे चलकर यही फोन पुलिस का सबसे बड़ा सबूत भी बना। फर्क सिर्फ इतना था कि शकील का फ्रंटमैन, फाइनेंसर्स, डायरेक्टर सब जेल गए, लेकिन छोटा शकील अपना सेफली कराची के अपने घर में बैठा हुआ था। दोस्तों, इस पूरे दौर के अंदर एक आदमी ऐसा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था, और उस आदमी का नाम है अबू सलेम। उसे यह लगने लगा था कि जिस बॉलीवुड के ऊपर उसका इतना कंट्रोल था, उस बॉलीवुड के ऊपर अब छोटा शकील राज कर रहा है। डी कंपनी के अंदर पड़ने वाली दरार सिर्फ छोटा राजन तक अब सीमित नहीं थी, वो दरार अबू सालेम और छोटा शकील के अंदर भी पड़ चुकी थी। अगले पार्ट के अंदर हम देखेंगे किस तरह से अबू सालेम डी कंपनी के अंदर बड़ा नाम बना, किस तरह से उसकी और छोटा शकील के बीच में दरार आई, और उसके बाद अबू सालेम का क्या हुआ। तब तक वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।